हेलो। नमस्कार बेटा, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और अभी हेल्थ ठीक है भैया मेरे। कल फीवर हो गया था, इस वजह से जो है आपकी एक क्लास जो 1 बजे वाली है वो ऑफ हुई थी। अभी भी फीवर है, फीवर में, लेकिन ठीक है, आराम है कल के बेहतर बुखार में। तो आज पढ़ेंगे और आज 1 बजे वाली क्लास भी हम करेंगे भाजी। ठीक है, आज 1 बजे वाली क्लास भी हम करेंगे। ठीक है, क्लास का रीनेम, चलो ठीक है, क्लास का रीनेम मैं करा दूंगा कल के हिसाब से, और आज की क्लास का रीनेम करा देंगे। हम जो इस टाइमिंग पे कर रहे हैं बाबू, वो कर रहे हैं भैया मेरे मॉडल्स। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने अपने मॉडल्स को स्टार्ट किया था। उससे आगे की कहानी बेटा आज हमने समझनी है। लास्ट क्लास में जहां तक भी मॉडल्स हुआ था, उससे आगे आज हमने देखना है। आओ जी सर, ये हमारे टाइप्स ऑफ मॉडल्स थे, जिसमें लास्ट में मैंने यूज ऑफ, यूज टू आप कहो, कहीं ना कहीं मैंने समझाया था। और आपका कहा था अगर लिंकिंग वर्ब के बाद यूज्ड टू आता है बेटा, तो उसके बाद डूइंग आ जाता है, यानी कि जिर्ड आ जाता है। अगर वो एडजेक्टिव का काम करता है तो हमेशा इसके मीनिंग आएगा आदत। आदत, उसको आदत है ये करने की, उसको आदत है ये करने की, इस तरीके से आप इसको टैकल करते हो। तो लास्ट क्लास में हमने यूज्ड टू सीखा था बेटा, जिसमें आप क्या करते थे, ये मीनिंग उसका लेकर चलते थे। ठीक है, आदत, हमेशा याद रखना, मुझे आदत रह चुकी है, हमेशा आदत का मीनिंग देगा। इसके अलावा कोई भी अगर वो मीनिंग देता है, ठीक है, तो उसके लिए सचेत रहना, हमेशा ये आदत का ही, ठीक है, मीनिंग देने वाला है। ठीक है, आइए सर, आज हम क्या करेंगे, यूज ऑफ नीड। मेरे भाई यूज ऑफ नीड, नीड के बाद हम करेंगे डेयर। क्योंकि पहले मैंने आपको कहा था पार्शियल मॉडल्स में खत्म कराऊंगा, तो पार्शियल मॉडल से ही हम जो है ना पहले अपनी जानकारी स्टार्ट कर रहे हैं यूज ऑफ नीड से। आइए, नीड की कहानी को अगर समझते हैं मेरे दोस्त, पहला कॉन्सेप्ट, इसके भी दो यूज हैं। दो यूज कैसे हैं, या यूज कहूं मैं, कॉन्सेप्ट क्या, यूज नंबर 1 लिखिएगा मेरे दोस्त। पहला यूज है आप नीड को मेन वर्ब की तरह मेरे भाई यूज करते हो। अगर आप इसे मेन वर्ब की तरह यूज करते हो तो नीड को आप किसी भी टेंस में यूज कीजिए अकॉर्डिंग टू टेंस। आप इसे किसी भी टेंस में यूज कीजिए अकॉर्डिंग टू टेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे भी आपको नीड यूज करना है उस तरीके से आप यूज कीजिए। जब बेटा नीड मॉडल बनेगा, समस्या तब पैदा होगी, जिसे मैं आपको समझा के चलूंगा। नीड अगर मेन वर्ब है, आपको जो भी टेंस यूज करना है, जैसे भी यूज करना, आप बिंदास यूज कीजिए। अब मेरे साथ साथ आप जरा क्वेश्चन में गलतियां छांटने का काम करें। जैसे बेटा मैंने पहले एग्जांपल लिखा, ही नीड्स, या ही नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उसको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत है। मुझे बताना बेटा क्या होगा, ही नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम या ही नीड्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या होगा जरा समझाइएगा आप। नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम या नीड्स। आप कहोगे सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि यहां पर आने वाला ही सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ और उसके बाद सिंगुलर वर्ब हुई, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही बनने वाला है। इंडेफिनिट टेंस में बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, इसलिए हम बोलेंगे ही नीड्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर यहीं पे सब्जेक्ट मेरे पुत्र मैं कर दूं कोई और, जैसे मैंने यहां पर दे कर दिया, और मैं आपसे पूछूं दे नीड, और मैं आपसे पूछूं दे नीड्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं, तो आप इसमें ये डिफरेंस देख पाएंगे कि सर ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और ये अगर सिंगुलर तो मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, तो आने वाली जो वर्ब होगी वो भी इसके साथ प्लूरल ही बनने वाली है। आगे देखो बेटा, अगर मैं इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाने का काम करता हूं तो मुझे जरा बताना, अगर मैं बोलूं ही डज नॉट नीड्स, होगा कि नीड होगा, ठीक है, टू गो देयर, उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है। मैंने उसको क्या बनाया बेटा, नेगेटिव, उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या कहोगे, सर डज नॉट के बाद आने वाली वर्ब क्या होगी, प्लूरल। मैंने कहा था ना, क्योंकि ऑलरेडी डज आप सिंगुलर कर चुके हैं, तो डज नॉट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म।
तो यहां भी ये मेन वर्ब है, यहां पर भी ये मेन वर्ब है, यहां पर भी ये मेन वर्ब है। आगे देखते हैं सर, एक इंटेरोगेटिव और बनाओ। अगर मैं कहूं मेरे बच्चे डज ही नीड या डज ही नीड्स टू गो देयर, क्या उसको वहां जाने की जरूरत है? क्या उसको वहां जाने की जरूरत है? क्या उसको वहां जाने की जरूरत है? तो आप क्या बोलोगे? डज ही नीड या नीड्स टू गो देयर? आप बोलोगे सर डज, इंटेरोगेटिव डज ऑलरेडी हो चुका है, डज हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो मेरे भाई आने वाला अपने आप में वहां नीड बनेगा, नीड्स नहीं बनेगा। तो ये तो हुई इसके टेंस के हिसाब से। पास्ट यूज करना है तो आप बोलो, जैसे अगर मुझे पास्ट टेंस बनाना है, उसको वहां जाने की जरूरत थी, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा कि आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म नीड की क्या हुई? नीडेड। ही नीडेड टू गो देयर, उसको वहां जाने की जरूरत थी। तो ये मेरे भाई सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई और आपने इसको वर्ब की तरह आसानी से यूज कर लिया। तो नीड का एक फंक्शन हुआ, उसको मेन वर्ब की तरह यूज किया जाएगा, जैसे टेंस में यूज होती है आप बेटा उसको यूज कीजिए। ये हुआ पहला यूज। सर दूसरा यूज, ये मेन है आपका, ये नहीं, ये तो बेटा टेंस में आप सीख ही चुके हो सारे फॉर्मेट। इसका मेन यूज ये है, सर नीड को मॉडल बनाया उन्होंने। अब वो मॉडल कैसे बनेगा? जैसे यूज टू था बेटा, अगर मैंने बोला नीड को भाई मॉडल बनना है, तो बेटा वो मॉडल बनेगी, तो वो मॉडल क्या बनेगी? मॉडल हेल्पिंग वर्ब बनेगी। वो मॉडल बनेगी तो क्या बनेगी बेटा? मॉडल हेल्पिंग वर्ब बनेगी। अब मुझे नीड को मॉडल हेल्पिंग वर्ब बनाना है। क्या बनाना है बेटा? नीड को मॉडल हेल्पिंग वर्ब बनाना है। सो इसे हेल्पिंग वर्ब बनाने का क्या ताल्लुक होगा? अब देखो, अगर मुझे ये हेल्पिंग वर्ब बनानी है, ठीक है, तो इसको मैं यूज कैसे करूं? सर पहली बात ऑब्वियसली ये प्रेजेंट टाइम दिखाएगी, क्योंकि बेटा वो यूज्ड था, यूज्ड को मॉडल बनाया था तो वो पास्ट टाइम दिखा रहा था। लेकिन ये नीड को अगर मैं यूज करूंगा तो प्रेजेंट टाइम दिखाएगी। अगर मेरे बच्चे मुझे उसे हेल्पिंग वर्ब बनाना है, तो ये नीड भी याद रखो, ये नीड भी अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होगा मॉडल के तौर पे। किस में यूज होगा? नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज होगा, और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा। बात समझ आती है बेटा? क्या समझे? सर नीड को उन्होंने मॉडल हेल्पिंग वर्ब बना दिया। हाँ, तो अगर नीड को उन्होंने मॉडल हेल्पिंग वर्ब बना दिया, तो हेल्पिंग वर्ब ही बनाया है, तो मॉडल में नीड को हेल्पिंग वर्ब बनाया है बेटा। अगर हेल्पिंग वर्ब बनाया तो प्रेजेंट में भी हेल्पिंग वर्ब या तो नेगेटिव में आती है, इंटेरोगेटिव में आती है, या इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में आती है। अफर्मेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आती बेटा। डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब लिखते हो तो उसमें वो मॉडल का स्ट्रक्चर अप्लाई नहीं होगा, जैसे कि यूज्ड का था लास्ट क्लास में। दूसरी बात, जब हमने मॉडल बनाया तो बेटा नीड को मॉडल हेल्पिंग वर्ब बनाया, तो वो हेल्पिंग वर्ब क्या बनी है? नीड बनी है। वो हेल्पिंग वर्ब नीड्स नहीं बनी है बेटा, वो हेल्पिंग वर्ब नीडेड नहीं बनी है। तो ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ नीड ही आएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब बनी है वो नीड बनी है, नीड्स या नीडेड नहीं बनी। वो चीज होगा जो बेटा यहां पर होगा मेन वर्ब की तरह। ठीक है, नीड्स आया था क्योंकि ये मेन वर्ब था, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आनी थी, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आनी थी, लेकिन ऐसा ऐसा यहां पर नहीं होगा। चलो सर स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। सबसे पहले इसके तीन ही स्ट्रक्चर बनेंगे, 1, 2 और 3। तो पहला स्ट्रक्चर कौन सा दिख रहा हूं मैं? नेगेटिव। सर अफर्मेटिव क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि बेटा अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती ही नहीं। नेगेटिव में कैसे आती है बताओ? नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? सर हेल्पिंग वर्ब आती है। भाई यही तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, हेल्पिंग वर्ब आती है। बेटा इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन सी है? नीड है सर। अच्छा, उस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है बेटा? नोट आता है। नोट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। बेटा यही तो फॉर्मेट होता है नेगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, यही तो स्ट्रक्चर होता है। आपने बोला सर बिंदास होता है। अब एक बात बताओ बेटा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ये, सर यहां टू प्लस फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं लगाया आपने? अगर हम यूज्ड में देखें, तो वहां टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ था। बेटा जब हमने यूज्ड में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाया था, वो इसलिए लगाया था क्योंकि, ध्यान से सुनिएगा, कॉपी नहीं करना बेटा, यूज्ड टू था इसलिए टू लगाया था।
यहां यूज्ड टू नहीं है, यहां मॉडल सिर्फ नीड है, तो उसके साथ टू लगा ही नहीं है। जब लगा ही नहीं है बेटा, तो इस बात को अपने दिमाग में रख लो बाबू, ये आएगा भी नहीं, ये आएगा भी नहीं। तो पेपर में यही एरर आएगा, नीड नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आएगी, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नजर नहीं आएगी। दूसरी बात, चाहे सब्जेक्ट बेटा सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीड ही रहेगा, क्योंकि बेटा मॉडल हेल्पिंग वर्ब नीड है, नीड्स या नीडेड नहीं। सर एग्जांपल लिख के बताओ, मजा आ जाएगा। कैसे? देखो बेटा, अगर मुझे एक सेंटेंस बनाना है, उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है। सर बनाया तो आपने, ही डज नॉट नीड टू गो देयर, ही डज नॉट नीड टू गो देयर, लेकिन यहां नीड मेन वर्ब है बेटा, हेल्पिंग वर्ब डज है। मैंने बोला आप सेम सेंटेंस को मुझे नीड से बोल के दिखाओ, मॉडल बना। मैंने बोला बनाते हैं। कैसे? उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है, तो आपने क्या लिखा? ही नीड नॉट, ही नीड नॉट। फिर क्या है बेटा? फर्स्ट फॉर्म गो देयर, ही नीड नॉट गो देयर, खत्म। ही नीड नॉट गो देयर। तो यहां ये फर्क देखना बेटा आपने, ही नीड नॉट गो देयर, तो पूरा का पूरा चेंज हो गया। अब आप बोलोगे सर यहां नीड के बाद तो टू आया, बेटा टू तो इसके साथ है। जैसे आई वॉन्ट टू गो देयर, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो देयर, आई डू नॉट नीड टू गो देयर, ही डज नॉट नीड टू गो देयर, तो ये इंफिनिटिव है जो इस टू इसके साथ आया हुआ, इसके साथ नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब है यहां, ही डज नॉट नीड गो देयर, ही डज नॉट नीड गो, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब डायरेक्ट है। सर फिर यूज्ड के साथ टू क्यों आया था? क्योंकि बेटा मॉडल यूज्ड टू फिक्स था, यूज्ड नहीं। अगर खाली यूज्ड होता, यूज टू ना होता, तो वहां भी टू नहीं आता। लेकिन मेरे बच्चे नीड टू नहीं है, नीड मॉडल, नीड टू मॉडल नहीं है बेटा, ये याद रखिएगा, यहीं पे लिख लो इसको, नीड टू मॉडल नहीं है बेटा, मॉडल है नीड, नीड टू नहीं। जब नीड मॉडल है, अगर नीड टू नहीं है, तो वही चीज यहां अप्लाई कीजिए आप। चलो एक एग्जांपल आप बनाओ बेटा, उन्हें उन्हें यहां आने की जरूरत नहीं है, उन्हें यहां आने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या बोलोगे बेटा? उन्हें यहां आने की जरूरत नहीं है, तो आप बोलोगे दे दे नीड नॉट कम हियर, उन्हें यहां आने की जरूरत नहीं, दे नीड नॉट, नीड नॉट, नीड नॉट। तो बेटा ये हमेशा ध्यान रखना। सर यहां नीड्स कर दूं, मेरे बच्चे मॉडल मॉडल नीड होता है, नीड्स नहीं होता। तो हमेशा क्या आएगा? नीड नॉट, नीड नॉट, नीड नॉट, और नीड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट नीड नॉट फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट नीड नॉट फर्स्ट। आया क्या है? ठीक है, तो ये चीज अपने दिमाग में आपने रखनी है बेटा। अब एरर कैसे आएगा सर पेपर में? एक क्वेश्चन लिखें बेटा, जैसे मैंने बोला तुम्हें ये कमरा पेंट करने की जरूरत नहीं है, तो मैं बोलूंगा बेटा यू नीड नॉट टू पेंट दिस रूम। अब बताओ मेरे बच्चे, इसमें क्या गलती है? तुम्हें ये कमरा पेंट करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसमें बताएंगे क्या गलती है। तो आप कहोगे सर यू नीड नॉट पेंट, टू पेंट लगाओगे तो बेटा गलत हो जाएगा। बताओ मेरे दोस्त, यहां तक कोई एरर, कोई भी दिक्कत बेटा? तो टू लगते ही पेपर में एरर है ना, क्योंकि नीड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म, यूज्ड नॉट के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म था, क्योंकि वो मॉडल अलग था बेटा, और ये चीज अलग है, इसलिए दोनों सेम नहीं, अलग अलग फंक्शन। फटाक से कॉपी करो, स्क्रीन चेंज करता हूं बेटा, फिर आगे की बात करते हैं। चाय की चाय पियोगे भैया? नहीं, थोड़ी सी भी नहीं? ठीक है जी। तो ये नीड का फॉर्मेट मैंने लिखवाया है नेगेटिव का, अब इंटेरोगेटिव का, फिर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का फॉर्मेट आपका लिखवाना बाकी। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेगेटिव, नेगेटिव को तो हो गया, इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा? इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मुझे बताइए हेल्पिंग वर्ब पहले आती है या बाद में आती है? आपने बोला सर हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आती है तो नीड पहले आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा बेटा? सब्जेक्ट। फर्क नहीं पड़ता चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आने वाला नीड तो नीड ही रहेगा बेटा।
उसके बाद आने वाली वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी बेटा? फर्स्ट, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं होगी बेटा। अगर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म दे दी तो गुरुजी एरर वही है बेटा, पेपर में एरर यही बना के देगा। चलिए आगे आप किसी भी सेंटेंस को बढ़ाएंगे और बाद में क्या लगा देंगे बेटा? क्वेश्चन मार्क। बाद में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। अब जरा बात को समझना, जैसे हमने बोला क्या उन्हें वहां जाने की जरूरत है? नीड दे गो देयर। क्या उन्हें वहां जाने की जरूरत है? अगर पेपर में टू गो आ गया इधर तो क्या हो जाएगा? गलत। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैंने बोला बेटा नीड शी, ठीक है, वॉश हर कार, क्या उसको अपनी गाड़ी वॉश करने की जरूरत है? अगर पेपर में आ जाए बेटा नीड्स शी, अरे नहीं मेरे बच्चे, हेल्पिंग वर्ब मॉडल नीड होता है, नीड्स नहीं होता है, तो आप सिंपल से इसे करेक्ट करेंगे। नीड शी वॉश हर कार, अगर नीड शी टू वॉश भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? गलत हो जाएगा। ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया इंटेरोगेटिव का। सर अगर बात इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की होने लग जाए, चलो भाई मेरे उसको देखते हैं। अगर बात हो जाए बेटा इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव में नोट और जुड़ जाए तो क्या होने वाला है गुरुजी? कुछ बात नहीं बेटा, आप क्या करो, नीड लगाओ, नीड के बाद क्या लगाओ? सब्जेक्ट लगाओ। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी ना, हाँ, तो नोट है तो नोट लगा दो पहले, बस कुछ नहीं करना। चीटी मर गई बेटा, कुछ नहीं। या कई बार आप इस नोट को और इस नीड को जोड़कर बेटा कर देते हैं निडंट। क्या कर देते हैं शॉर्ट में? निडंट। सो निडंट के बाद आप सब्जेक्ट लगाओ मेरे बच्चे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, कोई बात नहीं। आप इस नोट को और इस नीड को जोड़कर निडंट भी कर सकते हो। कहानी को समझते हैं। क्या उसको अपना कमरा साफ करने की जरूरत नहीं है? क्या उसको अपना कमरा साफ करने की जरूरत नहीं है? इस टाइप की बात आप स्ट्रक्चर पे बोलोगे तो आप बोलोगे नीड ही नॉट क्लीन हिज रूम। अब इसमें कुछ भी एरर बना लीजिए बेटा, पेपर में क्या क्या बन सकता है। लिख देगा नीड ही नॉट टू क्लीन हिज रूम, नहीं बेटा टू क्लीन नहीं, ये आएगा। चलिए भैया, ये एरर आते हैं मेरे बच्चे नीड के। यहां तक कि बड़ी आसानी से काम हो गया, जो बेहद खूबसूरती के साथ आपने पढ़ लिया। हमने बोला हाँ सर बहुत आसान है। जब आसान है चीजें तो मुश्किल क्यों बनाना है बेटा? ठीक है, मुश्किल क्यों बनाना है? डन है। प्रीवियस ईयर में सीपीओ के क्वेश्चन भी मेरे बच्चे मिक्स एरर में डाले हैं आत्माराम, इसीलिए प्रीवियस ईयर में सीपीओ भी उसमें इंक्लूड है। पागल है, बेवकूफ है, प्रीवियस ईयर में सीपीओ है बेटा। आगे बच्चों बच्चे अब क्या देखना है सर? ये बहुत कहानी आसान हो गई। अब इसी के नीचे का प्यारा सा नोट लिखो। नोट में एक काम करता हूं बेटा, मैं आपको नीड मेन वर्ब और वर्सेस नीड मॉडल, चलो इन दोनों के एग्जाम्पल आपको लिख के दिखाता हूं कि बेटा आप सेम बात को दो दो तरीके से कैसे कह सकते हो। जैसे मेरे बच्चे मैंने एक सेंटेंस बनाया, सपोज कीजिए मैंने एक सेंटेंस बनाया, ही नीड्स, है ना, हाँ, ही नीड्स टू क्लीन दिस रूम, उसको ये कमरा साफ करने की जरूरत है। ही नीड्स टू क्लीन दिस रूम। सर ये नीड्स के साथ टू क्यों आया बेटा? ये तो मेन वर्ब है ना, इसलिए ये यहां पर मॉडल नहीं है मेरे बच्चे, मेन वर्ब। जैसे दे नीड टू क्लीन दिस रूम, ही नीड्स टू क्लीन दिस रूम, इसलिए नीड्स हुआ, नीड नहीं हुआ। चलो, लेकिन क्या इसी सेंटेंस को मैं मॉडल बना के बोल सकता हूं बेटा? नहीं बोल सकते सर। क्यों? क्योंकि अगर मैं सर नीड को मॉडल बनाऊंगा ना, तो मॉडल बनते ही ये हेल्पिंग वर्ब बनेगी, और हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में आती ही नहीं। तो इस सेंटेंस को मैं सिर्फ एक तरीके से बोल सकता हूं सर, मेन वर्ब बना के। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा मेरे बच्चे देखते हैं हम, अगर इसका नेगेटिव बनाऊं तो पहले इसका मेन वर्ब की तरह नेगेटिव बनाओगे तो आप क्या लिखोगे? ही डज नॉट नीड टू क्लीन दिस रूम, ही डज नॉट नीड टू क्लीन दिस रूम, उसको ये कमरा साफ करने की जरूरत नहीं है। ही डज नॉट नीड टू क्लीन दिस रूम, उसको ये कमरा साफ करने की जरूरत नहीं है। ये बनेगा मेरे बच्चे? बिल्कुल बनेगा। अगर मेरे बच्चे मैं अगर इसी को और करके देखूं तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है? ध्यान से सुनो। इसको अगर यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है बेटा, मुझे ये सेम बात नीड को मॉडल बना के बोलनी है। क्या बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हो बेटा, क्योंकि नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती है। अब नेगेटिव में जब हेल्पिंग वर्ब आएगी तो मैंने क्या सिखाया था? नीड नॉट। क्या आएगा बेटा? नीड नॉट। ही नीड नॉट क्लीन दिस रूम, ही नीड नॉट क्लीन दिस रूम। मेरे बच्चे दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग क्या हुआ?
बराबर हुआ। लेकिन इसमें ये क्या है, मॉडल है, और ऊपर वाले में वो क्या है, मेन वर्ब है। बेटा बोलने का तरीका अलग है, बात समझ में आती है, बोलने का तरीका अलग है। तो ही डज नॉट नीड टू क्लीन दिस रूम, ही नीड नॉट क्लीन दिस रूम, उसको ये कमरा साफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो मेरे बच्चे तीसरे सेंटेंस को और समझो। अगर मैं एक सेंटेंस इंटेरोगेटिव बनाता हूं लेकिन मेन वर्ब से, डज ही नीड टू क्लीन दिस रूम, क्या उसको ये कमरा साफ करने की जरूरत है, क्या उसको ये कमरा साफ करने की जरूरत है, डज ही नीड टू क्लीन दिस रूम। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्यों टू लगाया बेटा, क्योंकि ये मेन वर्ब है और एक और वर्ब है, दो वर्बों को रिलेट कैसे करूंगा मैं, टू लगाकर। आई वॉन्ट गो देयर, आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू गो देयर, तो दो वर्बों को कैसे रिलेट करूंगा मैं। लेकिन बेटा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब तो डायरेक्ट रिलेट हो जाएगी, उसको टू की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मैं यहां टू ना लगाऊं, सर इसमें भी टू मत लगाओ, मेरे बच्चे देख गड़बड़ क्या होगी। ही डज नॉट नीड क्लीन है, ही डज नॉट नीड क्लीन दिस, नीड टू क्लीन, ताकि ये भी अपने आप में एक वर्ब है बेटा, ये भी अपने आप में एक वर्ब है। अरे दोनों की दोनों वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, दोनों आपस में रिलेट कैसे करेंगे, इसलिए टू आता है। लेकिन अब ये वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब डायरेक्ट रिलेट हो जाएंगी, उनको टू की जरूरत नहीं। ठीक है मेरे बच्चे, अब इसको बनाओ, एक काम करो, नीड से बनाने की कोशिश करो। तो आप क्या करोगे बेटा, नीड ही क्लीन दिस रूम। अब देखो टू क्लीन क्यों नहीं हुआ सर, सर नीड के बाद टू क्यों नहीं आ गया यहां पर, क्योंकि मेरे बच्चे अगर नीड है तो यहां पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब डायरेक्ट रिलेट कर जाएगी, तो नीड ही क्लीन दिस रूम, ये बस हमारे पास आ गया। चलिए दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग सेम, तो फटाक से इसको कॉपी कर लीजिए। और जिन बच्चों का एक महीने के बाद, जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं सीपीयू का एग्जाम अभी आने लग रहा है, तो आपको बहुत आसानी से क्या काम करना है मेरे बच्चे, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। अपना सिलेबस आप चाहे तो वीओडी से कंप्लीट कर लीजिए, लाइव आपके पास समय नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस पढ़ना है, आप वीओडी से पढ़ें, आप लाइव से पढ़ें, फर्क इससे नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। ठीक है, कुछ बच्चों की बहुत तहे दिल से रिक्वेस्ट थी कि सर यूट्यूब पर सीपीयू की प्रैक्टिस जरूर करा देना, ये मेरा वादा रहा, सीपीयू की प्रैक्टिस हम यूट्यूब पर जरूर से जरूर करेंगे। कॉपी कीजिए, अब यहां तक कॉपी कीजिए। हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है कोमल बेटा, देखो अगर आप चाहते हो क्वेश्चन वर्ड यूज करना, बिल्कुल यूज करिए, वाई नीड, अगर क्वेश्चन वर्ड लगाओगे, इससे पहले लगा दो हेल्पिंग वर्ब से पहले, वाई डज ही नीड टू क्लीन दिस रूम, वाई नीड ही क्लीन दिस रूम, बिल्कुल क्वेश्चन वर्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है विशाल बेटा, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, अगर टाके का निशान है तो उस पोस्ट में एक बार उसकी आप नोटिस पढ़िए। ठीक है, प्रेपोजिशन क्लास आ जाओगी बेटा, कल नहीं हुई थी, तबीयत मेरी खराब थी, मैंने कहा था आपको बुखार हो गया था, तो फिर मैं थोड़ा सा लेट के सो ही गया। आइए मेरे दोस्त, अब जरा कहानी को आगे समझते हैं। आपने बहुत शानदार तरीके से इस चीज को समझ ली। अब नीड का एक कॉन्सेप्ट और है बेटा, उसको भी जानना होगा। देखो अगर आपको यह बोलना हो तुम्हें वो काम करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें वो काम करने की जरूरत नहीं थी, आप ऐसे बोलोगे तो उसको कैसे बोलोगे बेटा। देखो अब आपको नेगेटिव का फॉर्मेट पता है, जो फॉर्मेट होता है इंटेरोगेटिव का पता है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का पता है। लेकिन अगर मुझे पास्ट सेंस बोलनी हो, मुझे बोलना हो बेटा पास्ट टाइम, साथ साथ कॉपी कीजिएगा, मुझे बोलना हो पास्ट टाइम, तुम्हें वो चीज करने की जरूरत नहीं थी, तो आप क्या करोगे, सब्जेक्ट लगाओगे। हाँ, आप क्या करोगे, नीड नॉट लगाओगे। बेटा नीड नॉट तो आएगा ही आएगा, अगर नीड नॉट नहीं हुआ तो नीड मॉडल तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, हाँ, तो नीड नॉट लगा के आप हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाओ। ओ भाई मेरे, बिल्कुल बेटा बदल गई आगे की कहानी। इसमें नीड जो होगा ना बेटा वो मॉडल, इसमें जो नीड होगा वो मॉडल, मतलब आपको अगर पास्ट सेंस बोलना है, जैसे तुम्हें वो चीज करने की जरूरत नहीं थी, क्या बोला बेटा मैंने, जरूरत नहीं थी,
तुम्हें वो कमरा साफ करने की जरूरत नहीं थी। अब तक आप क्या बोल रहे हो? जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट क्लीन दिस रूम, यू डू नॉट नीड टू क्लीन दिस रूम। या तो मेन वर्ब से बोलो या हेल्पिंग वर्ब से बोलो। लेकिन अगर आप हेल्पिंग वर्ब से पास्ट बोलना चाहते हो तो आपको हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाना होगा। चलो समझते हैं बेटा। देखो, जैसे एक इंग्लिश आप बनाने की कोशिश करना, मेन वर्ब से बना लो, उसे वो कमरा साफ करने की जरूरत नहीं थी, तो आप क्या बोलोगे बेटा? नहीं थी, तो आप डिड नॉट बोलोगे सर। डिड नॉट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बेटा? फर्स्ट फॉर्म आती है। ही डिड नॉट नीड टू क्लीन दैट रूम। सर टू क्लीन क्यों आया मेरे बच्चे? उसका एक रहस्य है। क्या रहस्य है गुरुजी? क्योंकि पुत्र ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब है, ये भी एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दोनों रिलेट करनी है। हेल्पिंग वर्ब थोड़ी ना है। जब ये मॉडल हो तो टू गायब होगा ना। ये तो मेन वर्ब है तो ये इंफिनिटिव के लिए टू आएगा, और इसको वर्ब एडवांस में और बेहतर तरीके से हम जाने। लेकिन इसी बात को आप एक और तरीके से और बोलिए बेटा, तुम्हें वो कमरा साफ करने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं बोलूं मेरे बच्चे तुम्हें वो कमरा साफ करने की जरूरत नहीं है, तो आप बोलोगे ही, या मतलब उसे वो कमरा साफ करने की जरूरत नहीं है। ही नीड नॉट क्लीन, ही नीड नॉट क्लीन दिस रूम। उसे ये कमरा साफ करने की जरूरत नहीं, उसे वो कमरा साफ करने की जरूरत नहीं थी। तो इसमें आप क्या बोल दोगे बेटा? ही नीड नॉट, लेकिन नीड नॉट के बाद क्या आने वाला है बेटा? हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ही नीड नॉट हैव क्लीन्ड दैट रूम। बेटा इस तरीके से चीजें, इस तरीके से चीजें एग्जाम में पूछी जाती। तो अगर पेपर में ऐसे आ जाती है तो चीजें आपको पता होना चाहिए, वरना बेटा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कैसे? देखो बेटा, एक क्वेश्चन बनाते हैं, चलो एग्जाम टाइप का। जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया, ही डैश, ही डैश, ठीक है। दैट रूम लास्ट वीक। बेटा लास्ट वीक क्या है? पास्ट का समय। अब मैंने आपसे ऑप्शंस दिए। ए ऑप्शन दिया ही डज नॉट नीड, ही डज नॉट नीड टू पेंट, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन दिया बेटा मैंने, अच्छा डज नॉट से देखते हैं ना, ही तो मैंने लिखा ही हुआ है, तो डज नॉट नीड टू पेंट, हाँ। डिड नॉट needed to paint, need not have painted, needed not have paint। इस तरीके से आपके पास मैंने तीन ऑप्शन बता दिए बेटा। अब पेपर में जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा वो ये है, जरा बताइएगा छुटकू, क्या आपके लिए यहां पर कहानी बनेगी? आप मुझे आराम से सोच समझ के बताइए क्या हो। आप बोलोगे सर इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो डिड नॉट नीड टू क्लीन या नीड नॉट हैव क्लीन्ड, लेकिन मैंने वो दिया ही नहीं ऑप्शन। अगर मैं ये चीज आपको ना सिखाता तो आप सी ऑप्शन कैसे मार्क करते बेटा? भाई डिड नॉट के बाद नीडेड नहीं आता बेटा, डज नॉट यहां प्रेजेंट नहीं चाहिए, नीडेड नॉट होता ही नहीं, तो सी ऑप्शन बचा हमारे पास जो आपने चुन लिया। इसीलिए कई बार बच्चा सोचता है सर दोनों तरीके सीखने जरूरी हैं बेटा, पता नहीं ऑप्शन में कौन सा। सर अगर दोनों ही ऑप्शन में आ जाए, ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा बेटा, आंसर एक ही देगा एग्जाम। तो बहुत आसान सा काम हो। ये था मेरे बच्चे हमारा यूज ऑफ नीड, जो बेहद खूबसूरती के साथ आपने खत्म किया। अब हम क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ डेयर। अगला हमारा टॉपिक क्या है बेटा? यूज ऑफ डेयर। तो इसको इधर कर दूं मैं, आराम से आप कॉपी कर लो, जरूरत नहीं थी तो कॉपी कर लिया होगा ना आपने। आज अब इसको इधर देते हैं खिसका, और मेरे भाई हम बातचीत करते हैं यहां। देखो छुटकू मियां, अब आप लिखोगे यूज ऑफ डेयर। बेटा यूज ऑफ डेयर अब आपके लिए फ्री मिलेगा। सर फ्री क्यों मिलेगा? बेटा जैसे नीड पढ़ा है वैसे ही डेयर पढ़ना है, बस दोनों में फर्क क्या है? नीड जरूरत का मीनिंग देता है ना, कोई चीज रिक्वायरमेंट है या नहीं,
डेयर आपकी हिम्मत, आपका साहस की बात करता है। जैसे मुझ में हिम्मत है वहां जाने के लिए, मुझ में हिम्मत है ये करने के लिए, मुझ में हिम्मत है अकेले रात को जाने के लिए, ये तरीके से बात करता है बेटा डेयर। डेयर के भी दो यूज हैं, किसकी तरह? बिल्कुल नीड की तरह। सबसे पहले जो डेयर का यूज होता है बेटा, वो डेयर का यूज होता है मेन वर्ब की तरह। और भाई मेरे, जब ये मेन वर्ब की तरह यूज होगा ना, तो मुझे आपको स्ट्रक्चर बताने ना पड़े, क्योंकि बेटा वो अकॉर्डिंग टू टेंस यूज होगा। तो अगर मुझे इसके स्ट्रक्चर बताने पड़े तो भाई टेंस में क्या पढ़ा फिर आपने? गलत बात है। तो यहां पर मेरे भाई टेंस के स्ट्रक्चर अप्लाई होंगे बिल्कुल सेम। तो अब जरा आप मुझे बताइएगा, अगर मैं कहूं उसमें हिम्मत है वहां जाने की, तो ही डेयर्स या ही डेयर टू गो देयर। उसमें हिम्मत है वहां जाने की, देखो टू तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये भी वर्ब ये भी वर्ब, दोनों वर्ब को रिलेट करने के लिए टू है। हाँ, डेयर मॉडल बनेगा तो टू नहीं आएगा बेटा, बिल्कुल उसकी तरह चलेगा। तो आपने बोला गुरुजी ही डेयर्स टू गो देयर, डेयर नहीं, क्योंकि ही के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है गुरुजी, मेन वर्ब है। चल, अगर इसी में मैं प्लूरल सब्जेक्ट ले लूं, दे डेयर या दे डेयर्स टू गो देयर, आप बोलोगे गुरुजी यहां बन जाएगा दे डेयर टू गो देयर, क्योंकि ये। अच्छा बेटा, इसका अगर मैं नेगेटिव बनाऊं, जैसे उसमें वहां जाने की हिम्मत नहीं है, तो बेटा ये नेगेटिव कैसे बनता है, अफर्मेटिव कैसे बनता है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलो सर पता करते हैं। तो मैंने इसका नेगेटिव बनाया और मैंने लिखा बेटा ही डज नॉट डेयर या ही डज नॉट डेयर्स टू गो देयर। उसमें वहां जाने की हिम्मत नहीं, उसमें वहां जाने की हिम्मत नहीं है। उसमें वहां जाने की हिम्मत नहीं है, तो डज नॉट क्या हुआ बेटा? सिंगुलर। डज नॉट के बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डज नॉट के बाद कभी भी सिंगुलर फॉर्म आती नहीं बेटा। ये भी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं मेरे भाई, ये मैं टेंस में पढ़ा चुका हूं, तो यहां टाइम पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा, आपको ये सारी चीजें पता है। स्टिल मैंने थोड़ा सा लिख के आपको ये रिवाइज करा, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा। सर अगर मुझे इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तब भी कोई बड़ी बात नहीं बेटा, जैसे डज आगे ले आओ। डज ही, क्या उसमें हिम्मत है वहां जाने की? डज ही डेयर, डज ही डेयर टू गो देयर, क्या उसमें हिम्मत है वहां जाने की? तो आप इसे ऐसे लिख लो। आप यहां ये नहीं कर सकते बेटा डज ही डेयर्स, भाई क्यों? क्योंकि डज के साथ इंटेरोगेटिव है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आप ये नहीं कर सकते बेटा डज ही डेयर गो, डेयर भी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। ये भी वर्ब है, दोनों वर्ब को रिलेट करने के लिए टू आएगा, वो मैंने अभी अभी सिखाया। तो बेटा ये स्ट्रक्चर्स मत याद करो, ये आपको पहले से पता है। ऐसी नीड जो मेन वर्ब की तरह यूज होगी तो टेंस के हिसाब से यूज होगी, वो स्ट्रक्चर्स याद मत करो। डेयर भी जब मेन वर्ब की तरह यूज होगा तो टेंस के स्ट्रक्चर लगेंगे, वो मत याद करो भाई, वो टेंस में पढ़ चुके हो। स्ट्रक्चर्स याद रखो बेटा। एज अ मॉडल क्या है वो, जैसे एज अ मॉडल बताओ, नीड अफर्मेटिव नहीं सर, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आ जाएगा और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव में नीड नॉट, नेगेटिव में डेयर नॉट, यूज्ड नॉट, यूज नॉट के बाद बस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है, नीड नॉट और डेयर नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि ये डेयर नॉट है, डेयर्ड नॉट नहीं है ना, डेयर टू है। इस बात को आपको समझना। चलिए भैया इसको पासे से बाहर कर देते हैं, आपने कॉपी कर लिया होगा बेटा ये। अब जरा चीजों को आगे समझते हैं। अब जब हमने इसको ऐसे लिख लिया, सर इसका यूज नंबर टू, अच्छा इसको पास्ट बनाना है तो डेयर्ड, नेगेटिव बनाना है ही डिड नॉट डेयर, जैसे आपको उसको वहां जाने की हिम्मत नहीं थी, तो बेटा अगर पास्ट बनाना है तो डिड नॉट, ही डिड नॉट डेयर टू गो देयर, उसको वहां जाने की हिम्मत नहीं थी, उसमें वहां जाने की हिम्मत नहीं थी। हिम्मत थी तो डेयर्ड, वर्ब की तरह यूज करो, बिल्कुल टेंस की तरह। अब इसका सेकंड फंक्शन देखो बेटा, सेकंड फंक्शन क्या होगा? यूज नंबर टू होगा। अगर मुझे मॉडल बनाना है तो मॉडल बेटा डेयर्स नहीं है, मॉडल मेरे बच्चे डेयर्ड नहीं है, मॉडल है मेरे पुत्र डेयर। मॉडल क्या बनेगा? ना डेयर्स ना डेयर्ड, सिर्फ डेयर। मॉडल बनेगा मेरे भाई डेयर। अगर डेयर मॉडल बनेगा तो क्या होगा भाई? मॉडल बनेगा तो ये मेरे बच्चे मॉडल हेल्पिंग वर्ब बनेगा, ये भी बात सही है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब बनेगा, ठीक है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब बनेगा।
अगर मॉडल हेल्पिंग वर्ब बनेगा तो ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब डेयर है, ना डेयर्स ना डेयर्ड, कुछ भी नहीं बकवासबाजी, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो सब्जेक्ट सेम ही आएगा। अगर ये बनेगा तो ये भी मेरे बच्चे अफर्मेटिव में नहीं बनेगा सर, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। तो किस में बनेगा? नेगेटिव। किस में बनेगा? इंटेरोगेटिव। और किस में बनेगा? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। बातचीत समझ आती है? चलो सर एक एक स्ट्रक्चर हो जाए जरा गर्मा गर्म, एक एक करके देखते हैं बेटा। सबसे पहले नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखो। अरे मेरे दोस्त अब तो आप बना दो। चलो जो भी चीज अब तक मैंने सिखाई है जैसे नीड की तरह थी बेटा, इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। आप इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बना लोगे? बनाइए जरा आराम से, कैसे बना? क्लास रुक रही है, वीडियो रुक गई? एक बार कमेंट करके बताना बेटा, क्लास चल रही है या रुक रही है। एक दो बच्चे की कमेंट आई है रुक रही। फटाफट एक बार कमेंट करके बताना सारे बच्चे। चल रही है? ठीक। देखो बेटा, अगर नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाना है तो हमें सब्जेक्ट लगाना होगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डेयर। तो डेयर के बाद क्या आ जाएगा? नॉट। डेयर नॉट, यही आएगी बेटा। तो सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट कोई फर्क नहीं पड़ता। डेयर नॉट बेटा, डेयर नॉट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि अब ये हेल्पिंग वर्ब है बेटा। डेयर अब यहां मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि मेरे बच्चे वो मॉडल है यहां पर, यानी कि वो मॉडल है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब डायरेक्ट आ जाएगी, उसको टू कनेक्ट करने के लिए नहीं चाहिए होगा, इसलिए बेटा इसके साथ भी टू नहीं आएगा। आगे जो भी बात लिखनी है आपको लिख देंगे बखूबी। अब मुझे जो सेंटेंस मैंने ये बनाया था बेटा, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, देखो ये तो अफर्मेटिव है, दे डेयर टू गो देयर। ये अफर्मेटिव है, दे डेयर्स टू गो देयर। क्या इसको मॉडल से लिख पाऊंगा? नहीं सर, अफर्मेटिव नहीं लिखा जाता। क्या इसको लिख पाऊंगा? नहीं सर, अफर्मेटिव नहीं लिखा जाता। क्या नेगेटिव का शॉर्टकट मॉडल से बोल पाऊंगा? बिल्कुल सर। जैसे बेटा ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, यहां टू क्यों आया? क्योंकि ये भी वर्ब ये भी वर्ब, दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए। लेकिन बेटा अब वो हेल्पिंग वर्ब बन गई, अब टू की जरूरत नहीं, क्योंकि वो यूज्ड में क्यों आता था? टू यूज्ड टू मॉडल था बेटा। अब यहां देखो, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, उसमें वहां जाने की हिम्मत नहीं है। हाँ, इसी को मॉडल से बोलो, उसमें वहां जाने की हिम्मत नहीं है, इसी को मॉडल से बोलो। तो आप क्या बोलोगे बेटा? ही डेयर नॉट, ही डेयर नॉट गो देयर। बस मर गई चीटी, कुछ नहीं हुआ बेटा, बस 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 बस। अगर पेपर में एरर आएगा तो क्या करेगा? ही डेयर नॉट टू गो देयर दे देगा बेटा, आपको पता है गलत। दूसरा मेरे बच्चे ये कर देगा ही डेयर्स नॉट, और बच्चा सोचेगा सर ही तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ तो डेयर्स आएगा। बेटा जी गलत हो गई प्रभु बात। कैसे गलत हुई मेरे भाई? अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके बाद डेयर नॉट तो आ रहा है, लेकिन ये डेयर्स गलत है, क्योंकि मॉडल में बेटा सिर्फ डेयर होता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो ये गलतियां आ सकती। अगर मुझे दे से बनाना है, जैसे उनमें हिम्मत नहीं है उनसे बात करने की, तो मैंने बोल दिया दे डेयर नॉट, दे डेयर नॉट टॉक टू हिम। उनमें हिम्मत नहीं है उससे बात करने की, डरते होंगे। दे डेयर नॉट टॉक टू हिम, दे डेयर नॉट टॉक। अगर पेपर में आ जाएगा टू टॉक तो बोलो तारारारा, गलत है भैया मेरे, गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं सर। अब सर इंटेरोगेटिव बता दो। बिल्कुल आसान है बेटा, जैसे स्ट्रक्चर बनाए थे चुपचाप से अच्छे बच्चों की तरह वो स्ट्रक्चर बना। अगर मुझे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट लिखना है तो मुझे एक बात बताओ बेटा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। बेटा हेल्पिंग वर्ब इसमें खुद क्या बनेगी? डेयर। हेल्पिंग वर्ब के बाद इंटेरोगेटिव में क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। आगे कुछ भी लिखा हो आप क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अगर पेपर में बेटा ये हेल्पिंग वर्ब है, अब तो डेयर आगे। हाँ, अगर यहां टू प्लस फर्स्ट फॉर्म देगा तो वो सही होगा गलत होगा? सर बिल्कुल गलत होगा, आपने अभी भी बताया कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। तो आप इसको क्या बोल दोगे बेटा? आप इसको क्या बोल दोगे? जैसे क्या उसमें हिम्मत है वहां जाने की, तो आप बोल दोगे सर ये बना दो, डज ही डेयर टू गो देयर, वर्ब वर्ब टू कनेक्ट किया। लेकिन बेटा ये मेन वर्ब है, जैसे मैंने ये नेगेटिव ऐसे भी बोल दिया शॉर्टकट में। अब इसको मॉडल से बोलूंगा तो मैं बोलूंगा बेटा डेयर ही गो देयर,
क्या बोलूंगा? डेयर ही गो देयर। क्या उसमें वहां जाने की हिम्मत है? डेयर ही गो देयर। अगर पेपर में देता है मेरे बच्चे डेयर्स ही गो देयर, गलत होगा। डेयर्स ही गो देयर गलत होगा, बखूबी गलत होगा। या दे दे डेयर ही टू गो देयर, तब भी गलत होगा। आपने टू कैसे लगा दिया? भाई ये दो गलतियां देगा, या तो पहले वाले में ही गलती दे देगा या ये। तो यहां डेयर्स गलत हुआ, यहां टू गो गलत हुआ। सही सिर्फ एक। इस बात का आपको बेटा ध्यान रखना है कि क्या हो रहा है। इंटेरोगेटिव, गुरुजी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाना हो वो भी लिख देते बेटा। तो ये तो बहुत आसान हो गया मेरे बच्चे आपके लिए। मेन वर्ब को यूज करो बेटा, ये मॉडल्स में नहीं, ये तो आप टेंस में पढ़ चुके। हाँ, यहां ये स्ट्रक्चर पढ़, क्या ये याद रखना इतना मुश्किल है? इतना आसान करके बनाया बेटा मैंने। नेगेटिव में नेगेटिव स्ट्रक्चर लगा दो। नेगेटिव क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म। हाँ, तो वही तो हो रहा है। इंटेरोगेटिव में वही तो हो रहा है, काहे की टेंशन है? आगे सुनो मेरे बच्चे। अगर मुझे आइए 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 आइए, ठीक है। अगर मुझे सर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव चाहिए तो कोई भी नहीं होगा प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आपको इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव चाहिए तो बेटा इसमें दो ऑप्शन है। क्या है? देखो, सबसे पहले इंटेरोगेटिव के लिए डेयर आ गया, हाँ, प्लस सब्जेक्ट आ गया, हाँ। अब वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हाँ बस नोट और आ जाएगा भाई, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। या हो सकता है आप नोट और डेयर को जोड़ के डेयरेंट कर दो। डेयरेंट प्लस सब्जेक्ट, हाँ, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे। तो वो आपका मन ना बेटा, वो आपका मन, आप कैसे स्ट्रक्चर जोड़ के, जैसे निडंट, डेरेंट, यूजेंट, आप कर सकते, बिल्कुल कर सकते। चलो सेंटेंस, जैसे डेयर दे, डेयर दे नॉट टॉक टू हिम, क्या उनमें हिम्मत नहीं है उससे बात करने की? या डेयर नॉट को क्या कर सकते हो? डेरेंट। डेरेंट दे, डेरेंट दे टॉक टू हिम, आप उसे ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या कोई बहुत बड़ी बात हो गई? बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। तो ये चीज है। ठीक है जी। कोई भी कहानी में किसी भी प्रकार का कोई ट्विस्ट, कोई भी प्रॉब्लम आई बेटा? बिल्कुल भी नहीं। डन है। क्लियर हो गया? आगे देखिएगा बेटा, अगर मैं आपको ये बोलता हूं, अगर एक सेंटेंस आपको ये बोलता हूं नीचे नोट लगा के, बेटा पास्ट, जब आप पास्ट करेंगे मेरे बच्चे, जब आप पास्ट टाइम की बात करेंगे तो याद आया? सर सेम है। आप क्या करोगे? डेयर नॉट, बेटा डेयर नॉट के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म। डेयर नॉट और डेयर नॉट के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे कल, ये कर लेते हैं, ऐसा देखो, कल मुझ में वहां अकेले जाने की हिम्मत नहीं थी, या कल वो काम करने का साहस मुझ में नहीं था, कुछ भी आप ऐसा बोलते हो। तो आपने क्या बोला? या ही ले लेते हैं, ही डेयर नॉट, ही डेयर नॉट हैव डन दैट वर्क, हैव डन दैट वर्क अलोन। अरे उसमें हिम्मत नहीं थी, वो काम अकेले कर ले। ही डेयर नॉट हैव डन दैट वर्क अलोन। या आप करो मेरे बच्चे, ही डिड नॉट डेयर, है ना? ही डिड नॉट डेयर, मेन वर्ब से बोलोगे तो क्या करोगे? ही डिड नॉट डेयर टू डू दैट वर्क अलोन। उसमें हिम्मत नहीं थी वो काम अकेले करने की। आप उसे ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि इसमें ये मेन वर्ब है बेटा। और डेयर नॉट के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वो एक पास्ट सेंस रिप्रेजेंट करेगी, जैसे नीड था मेरे बच्चे, जैसे नीड था। और ये टू तो पागल प्रेपोजिशन है, टॉक टू मी, टॉक टू, ये तो प्रभु क्या करोगे तुम। मजेदार, मजेदार। यहाँ पे भी तो फर्स्ट फॉर्म है, ये टू तो इसके लिए है, वो पागल भैया मेरे, एक दो बच्चा बिल्कुल ही पैदल हो गया दिमाग से। टॉक के साथ टू आता है ना जब इंसान आए तो, टॉक टू मी,
रिप्लाई टू मी, ये वो वाला टू है प्रभु, वो नहीं है वर्ब से पहले। आसान हुआ जी। फटाक से कॉपी करो बेटा, स्क्रीन बदलते हैं, अभी मुझे कुछ एग्जांपल्स आपके कराने हैं तो उनको मैं करा के फिर आगे बढ़ूंगा। तो ये चीजें भी आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। अब अगर मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात पूछूं बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनसे जब मैंने मॉडल स्टार्ट किया तो वो बहुत डरते थे। क्या डरते थे? सर मुझसे मॉडल्स नहीं बनते हैं, सर मैं मॉडल्स नहीं कर पाता, ये है फलाना ढिमकाना। क्या अब किसी भी प्रकार का डाउट है? अब वो खौफ कहां चला गया? जब तक आप किसी भी टॉपिक को या कोई भी काम जिंदगी में नहीं करते बेटा, वो डर बस तब तक है, उसके बाद नहीं है। वो कहा जाता ना कि भाई शेर से बड़े डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं जी। लेकिन अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाए कि आपको शेर का सामना ही करना पड़ जाए, अब सपोज करो आप अपनी माता जी के साथ हैं, सामने से शेर आ गया, अब आपकी मां में और आप में इतनी ताकत भर जाएगी, आप सोचोगे मां को बचाना है, मां सोचेगी आपको बचाना है, तो भैया शेर से लड़ोगे, आंखों में आंखें डाल के खड़े हो जाओ। वो डर कहां गया? सर अब तो सामना करना पड़ गया ना पाजी। ये वही है बेटा, इंग्लिश से कब तक डरोगे, अब तो सामना करना है। वहां मां की जान बचानी थी, अपनी जान बचानी थी। यहां यहां सर जीवन बचाना है, वरना जीवन नर्क है। यार बेरोजगार आदमी का तो जीवन नर्क के समान हो जाता है सर, बगैर पैसे। इंस्टाग्राम की रील्स नहीं है बेटा कि टाइम पास हो जाएगा या मजा आ जाएगा, या मूवी नहीं है कि अंत में सब सही हो जाएगा। यहां तो सब सही करना पड़ता है, होता नहीं। सही है ना? ये चीज याद रखो। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो चीजों में मेहनत करनी है, करो कॉपी, मैं अगली स्क्रीन बदल रहा हूं। बड़े भाई आगे, चलो सर। अब देखो, अब नीड और डेयर में भी ये कहानी है। देखो बेटा, एक छोटा सा अगर मैं आपको पॉइंट समझाऊं ना, लाइफ आपको किसी ना किसी कदम पर एक एहसास जरूर कराएगी कि काश उस वक्त मेहनत कर ली होती, या काश उस वक्त थोड़ी और मेहनत कर ली होती, थोड़ा और पेशेंस दिखा दिया होता, थोड़ा और डिसिप्लिन में रह लिया होता, काश उस वक्त थोड़ा कम सो लिया होता, पढ़ ज्यादा लिया होता। ये लाइफ है, हर स्टूडेंट को ये एक बार ये एहसास जरूर कराती है। और यही लाइफ एक एहसास और कराती है कामयाब स्टूडेंट को, काश उस वक्त पढ़ लिया, सही हुआ यार, काश उस वक्त मेहनत कर ली, काश उस वक्त स्ट्रगल कर लिया, काश उस वक्त डिसिप्लिन में रह लिया, वरना आज बर्बादी की जिंदगी जी रहा होता। ये लाइफ है मेरे दोस्त, ये आपको जरूर एहसास कराएगी, 100% एहसास कराएगी कि काश उस वक्त पढ़ लिया होता, काश उस वक्त डिसिप्लिन में रह लिया होता, काश उस वक्त समय बर्बाद ना किया होता, काश उस वक्त थोड़ा कम सोकर पढ़ ज्यादा लिया होता। ये हर एक फेल हुए कैंडिडेट को ये एहसास जरूर कराती है। इस बात को याद रखना। और वो पेन, वो दुख, वो दर्द इतना भयंकर होता है कि आप किसी को बयां भी नहीं कर सकते, फिर आप अकेले बैठ के रो रहे होते हो, अकेले बैठ के अंदर अंदर घुट रहे होते हो। लेकिन अगर कामयाबी मिल गई तो ये लाइफ है, एहसास सेम कराएगी, लेकिन मुस्कुराहट के साथ। हे प्रभु, काश उस वक्त मैं पढ़ लिया, अच्छा हुआ भैया, यार ठीक हुआ मैंने उस वक्त मेहनत कर लिया, यार ठीक हुआ उस वक्त सो कम लिया, यार मेहनत कर लिया, आज कामयाब हुआ। तो अब ये दोनों में से कौन सा एहसास आपको चाहिए, अपने दिमाग में बैठाइए। और हमेशा याद रखिएगा, यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए,
पेशेंस दिखाना पड़ता है मंजिल पाने के लिए, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है मंजिल पाने के लिए, लगातार मेहनत करनी पड़ती है मंजिल पाने के लिए, लगातार खुद को खुद ही मोटिवेट करना पड़ता है मंजिल पाने के लिए। और हाँ, हो सकता है कभी कभी उदास होकर रोकर फिर दोबारा इच्छा हो या ना हो पढ़ने बैठना पड़ता है मंजिल पाने के लिए। इस बात को याद रखिएगा। अब बात करते हैं सर आगे और ज्यादा जरूरी, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। तो हमने बोला सर नीड और डेयर, एक छोटी सी चीज है, आप नीड वर्सेस डेयर को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। भाई नीड का मतलब क्या होता है? नीड का, एक सेकंड मेरे बच्चे, हाँ, नीड का मतलब क्या होता है सर? जरूरत। डेयर का मतलब हिम्मत। अब आप सोचिएगा पाजी, यहां पर क्या है? मैं नहीं कह रहा कुछ, यहां पर क्या है? जैसे जैसे मैं कुछ नहीं कह रहा, हाउ हाउ डेयर या हाउ नीड यू टच माई न्यू चेयर। मैं कुछ नहीं कह रहा पाजी, मैं कुछ नहीं कह रहा। आप बोलिए सर, बताओ सर, आप बोलिए, मैं कुछ नहीं कह रहा। आप बोलोगे सर हाउ नीड यू, तुम्हें जरूरत कैसे हुई है? अबे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नई, ठीक है, कुर्सी को टच करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सर डेयर की सेंस है। अच्छा, क्या यहां यूज्ड आ जाएगा, हाउ यूज्ड यू? नहीं, नीड नहीं, क्या आएगा? डेयर। अरे वाह बिटवा, अब तो तू क्वेश्चन भी बनाने लग गया, अब तो बड़ा हो गया तू। और मॉडल से डरा करता था पहले, तो अब क्वेश्चन बना रहा है तू खामा खा, खुद से नहीं करा रहा है क्वेश्चन। फिर चल, डन है, चलो। आई हैव ऑलरेडी, I have already given him some money. So you dare या you need या you use not give him any money. मैंने उसे पहले ही कुछ पैसे दे दिए हैं, इसीलिए यू डेयर नॉट, नीड नॉट, यूज नॉट गिव हिम एनी मनी। ठीक है, सर किसकी सेंस आ रही है? नेक्स्ट बेटा, when he was in school, जब वो स्कूल में था, he need not to play cricket, he used not to play cricket, he dare not to play cricket. सोचिए बेटा, एक और लिखता हूं मैं। दो क्वेश्चन है बेटा, हमने लिखा व्हेन ही वाज इन स्कूल ही नीड यूज डेयर। सर यूज की सेंस है,
यूज नॉट टू प्ले क्रिकेट, और टू प्ले आएगा ना, यूज नॉट के बाद तो टू आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, आई वॉज रेडी टू पेंट द रूम, मैं तैयार था यार कमरा पेंट करने के लिए। यू यूज नॉट हैव पेंटेड द रूम, यू डेयर नॉट, यू नीड नॉट, तो तुम्हें पेंट करने की जरूरत नहीं थी यार, ये आएगा ना बेटा। अब इससे क्या हुआ, ये क्वेश्चन कराने से हुआ, अब तक आप थ्योरी पढ़ रहे हो बेटा मेरे साथ मिलकर। अब आप सोचो थ्योरी अप्लाई कैसे होगी पेपर में, बहुत शानदार तरीके से अप्लाई होगी अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो। सो मुबारक हो मेरे पुत्र, पार्शियल मॉडल खत्म हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्योर मॉडल्स की। नीड हो गया, डेयर हो गया, यूज्ड हो गया। अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है आपके लिए एग्जाम में जो कुछ भी वो पूछ ले, ठीक है, और आपसे वो क्वेश्चन ना बने, आपसे बने, डेफिनेटली बने। अच्छा यहां ये भी एरर दे सकता बेटा, हाउ डेयर यू टू टच माई, टू टच या टच, सर हमें सीखा था जब हाउ डेयर यू, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद तो हेल्पिंग वर्ब आता है, तो ये मॉडल है, और जब ये मॉडल हो तो हाउ डेयर यू या डेयर यू टच माई या हाउ, तो वहां टू टच नहीं आएगा, टच आएगा। एक एरर ये आ सकता है, ये भी लिख लीजिए, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए, नेक्स्ट स्क्रीन से मैं आपको कराने वाला हूं प्योर मॉडल्स, कि प्योर मॉडल्स को, ठीक है, आप कैसे टैकल करते हैं। और एक बच्चा मेरा लिख रहा है कि गुरुजी हिंदी नहीं निकलती मेरे भाई, क्यों मजे ले रहा है मेरी छोटी आलिया भट्ट, ये इनकी हिंदी नहीं निकल रही तेरे से, मजे चल रहे हैं क्या, मजाक चल रहे हैं, लाल कपड़ा मजाक चल रहा है, बट बताओ भाई लोगों, किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह, कोई भी डाउट है तो बेटा। सो बढ़ा दूं सर स्क्रीन, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा प्योर मॉडल्स की, और मेरे बच्चे प्योर मॉडल्स में हमारे पास सबसे पहले है बेटा विल और शेल। तो विल और शेल को आपको बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है, विल और शेल। तो चलो देखते हैं जरा, विल और शेल के मैं मिक्स्ड आपको कॉन्सेप्ट्स लिखवाऊंगा, तो उनको हमें यहां पर समझना। विल और शेल, भाई सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं बेटा, पूरा का पूरा फ्यूचर टेंस याद रखिए सर, बेटा पूरा का पूरा फ्यूचर टेंस याद रखिए। दूसरा इंटेंशन ऑफ स्पीकर याद रखिए, अभी बताता हूं कैसे, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। सो इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर टॉपिक याद रखिए, और याद रखें सर फ्यूचर टेंस टॉपिक। क्यों गुरुजी, क्यों भाई, विल शेल के सारे कॉन्सेप्ट फ्यूचर टेंस में, एक तो वही था बेटा, और इंटेंशन ऑफ स्पीकर में विल शेल का कॉन्सेप्ट था। समझे कैसे गुरुजी, आ जाओ आपको एक चीज समझाता हूं बड़े ही ध्यान से, बड़े ही अच्छे तरीके से। जैसे मैंने लिखा इफ ही विल वर्क हार्ड ही विल सक्सीड, तो बेटा ये भी तो आएंगे ना, और मैं यहां पर लिख दूं ही सक्सीड, और मैं यहां पर लिख दूं इफ ही वर्क्स हार्ड। अब आपको बताना है क्या, आप बोलोगे सर देखो इफ कंडीशन के साथ विल नहीं आता, इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर मेहनत करता है सफल हो जाएगा, सर वो फ्यूचर से रिलेट करेगा, सक्सीड नहीं, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म विल सक्सीड। समझ में आई बात। अब अगला सेंटेंस मैंने लिखा whenever he comes to me, या whenever he will come to me, हाँ, he brings sweets for me, जब कभी भी वो मेरे पास आता है मेरे लिए मिठाई लाता है। तो आप बोलोगे सर ये एक फैक्ट है, और फैक्ट में whenever जब कभी भी, समय में विल का कोई काम नहीं सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। ये कहां सिखाया बेटा, टेंस में सिखाया।
और इस तरीके की वो सारे के सारे एरर्स जो आपको मॉडल्स में नहीं, मैंने टेंस और इंटेंशन ऑफ स्पीकर टॉपिक में सिखाए, उनको अपने दिमाग में बैठा के चलिएगा बेटा। मैं उनको मॉडल्स के भी कॉन्सेप्ट बोलूंगा और वो एरर्स, उस टाइप की गलतियां आप मॉडल्स टॉपिक में भी पाओगे। ठीक है, पहला सर। सेकंड, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब यहां से कहानी देखते हैं मेरे बच्चे। हमेशा याद रखिएगा, जो आई और जो वी होता है वो अपने आप में स्पीकर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? स्पीकर होते हैं। जब आप आई और वी के साथ शेल यूज करते हैं और आप आई और वी के साथ प्लस विल यूज करते हैं, तो दोनों ही यूज कर सकते हैं। फर्क क्या होता है सर? फर्क होता है जब शेल यूज करते हैं तो ये नॉर्मल टॉक होती है, याद आया मेरे बच्चे? और जब आप विल यूज करते हैं तो ये विद डिटर्मिनेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, आप उस बात को वाकई में बहुत सीरियस और ऑन फोकस उस बात को बोल रहे हो। अदरवाइज दोनों से पेपर में एरर नहीं निकाला जा सकता बेटा। एरर नहीं निकाल सकते आपकी ये गलत है या वो सही। बिल्कुल सही, दोनों के दोनों सही। अगर मैं कहता हूं आई शेल क्लीन दिस रूम, ये बिल्कुल सही है, ये एक नॉर्मल टॉक है कि मैं इस कमरे को साफ करूंगा। और एक मैं बोलूंगा मेरे बच्चे आई विल क्लीन दिस रूम, दोनों के दोनों सेंटेंस सही। तो दोनों ही फ्यूचर टॉक है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों ये नॉर्मल टॉक है, विद डिटर्मिनेशन टॉक है, दोनों ही फ्यूचर टॉक है, कोई संदेह नहीं। आप इसको ऐसे बोलते हो। लेकिन अगर अदर सब्जेक्ट्स हुए, अदर सब्जेक्ट जानते हो ना, दूसरे सब्जेक्ट्स आई और उसको छोड़कर, तो आप उनके साथ विल लगाते हैं, आप उनके साथ शेल नहीं लगाते हैं जब आपको फ्यूचर टाइम दिखाना होता है, यानी कि फ्यूचर टॉक करनी होती है। तो आप वो शेल गलत ही हो जाता है बेटा, ये चीज सही। फ्यूचर टॉक या फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टॉक या फ्यूचर टाइम आपको दिखाना होता है तो आप शेल गलत हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला मेरे बच्चे, दे शेल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ, अगले महीने वो एक नई गाड़ी खरीदेंगे। तो इस सेंटेंस को पढ़ के आपको क्या लग रहा है? सर फ्यूचर टॉक हो रही है। अगर फ्यूचर टॉक हो रही है तो बेटा यहां शेल गलत हुआ, आपको यहां पर विल मॉडल लगाना। आपने बोला सर ये कॉन्सेप्ट भी बेहद खूबसूरती के साथ आसान है। ठीक है, आसान है। अब आगे की बात करते हैं। यार विल शेल में तो बहुत कम चीजें पढ़नी है फिर हमने, बिल्कुल कम चीजें, बिल्कुल कम चीजें। फटाक से कॉपी करो बेटा, स्क्रीन बदलता हूं। तो मॉडल जिससे आप डरते थे उसको तो मैं इतना आसान बना दूंगा, आप कहोगे सर इससे आसान चीज तो कुछ हो ही नहीं सकती। ठीक है जी, नेक्स्ट चीज करूं भाई स्क्रीन। नेक्स्ट बेटा, अगले कॉन्सेप्ट में कहता है, आपको पता है एक बात, बहुत रोमांचक चीज सिखाता हूं बेटा। कोई भी नेम हो या ही, शी, ठीक है, दे, यू, ये बचे, मतलब आई भी नहीं लिखा है मैंने, कोई भी नाम। क्या होगा अगर मैं इनके साथ शेल लगा दूं? सर अभी तो मना किया आपने शेल नहीं आएगा, अभी तो मना किया ना आपने शेल नहीं आएगा। बिल्कुल बेटा, अगर फ्यूचर टॉक है, अगर फ्यूचर रिलेटेड बात हो तो शेल नहीं आएगा। लेकिन शेल आ सकता है बेटा अगर वो कोई नोटिस बोर्ड पे लिखी गई बात। नोटिस बोर्ड मतलब आप नोटिस बोर्ड है, उस पर कुछ ऐसा पढ़ रहे हो जिसमें आपको ये कह रहा है आप ये नहीं करेंगे सर, आप ये नहीं करेंगे सर, आप गाली नहीं देंगे सर,
आप होटल का सामान नहीं चोरी करेंगे सर, आप होटल के रूम में कुछ चेंज नहीं करेंगे सर, आप ऐसा कुछ बोल रहे हो बेटा, आप शेल से बोल। इसीलिए आप कई बार नोटिस बोर्ड पे पढ़ते हो, एक एक चीजें देखते हैं जरा। पहला एग्जांपल आप पढ़ते हो तो वो पता है क्या लिखता है, द गेस्ट शेल नॉट रिमूव एनीथिंग फ्रॉम फ्रॉम द रूम्स। कमरों में से आप, ठीक है, कुछ भी नहीं हटाएंगे, कमरों में से आप कुछ भी नहीं हटाएंगे। अगर मैं यहां विल लगाऊंगा तो ऐसे नहीं लगागा जैसे फ्यूचर दिखा रहा हूं, ये फ्यूचर दिखाने की बात है बेटा, आप खुद से सोचिए मेरे बच्चे, क्या ये फ्यूचर दिखाने की बात है? गेस्ट फ्यूचर में कमरों में से कुछ नहीं हटाएंगे भी। अगर मैं यहां विल लगाता हूं तो कितना अजीब लगेगा मेरे बच्चे यहां विल, क्योंकि गेस्ट के साथ अगर विल आया तो विल क्या दिखाएगा, फ्यूचर। आप फ्यूचर दिखा रहे हो यहां, गेस्ट फ्यूचर में कमरों में से कुछ नहीं हटाएंगे, नॉनसेंस हुआ बेटा, ठीक है ना। ये फिनिश, ये तो नोटिस बोर्ड की लैंग्वेज है। आपने देखा ना सर, ये तो नोटिस बोर्ड की लैंग्वेज, ठीक है। या फिर मेरे बच्चे, नोटिस बोर्ड के अलावा आपको दिख जाए मेरे बच्चे लो ऑब्लिगेशन। लो ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हुआ, कानून की गिरफ्त में आप, लो के हिसाब से आपको एक ऑब्लिगेशन दे दी गई, ठीक है, लो के हिसाब से आपको ऑब्लिगेशन दे दी है, ठीक है। ऑब्लिगेशन दे दी है लो के हिसाब से, कैसे सर, मतलब जरा बात को समझाइएगा। देखो बेटा, जैसे आप पर फाइन लगा, मैंने बोला तुम उसे वो अमाउंट दोगे भाई, हाँ वो ये पे करेगा, ये लड़का देगा उसको ये अमाउंट, ही शेल पे द अमाउंट, ही शेल पे द एग्रीड अमाउंट। इस तरीके कानून की भाषा में जब आप कानूनी तौर पे नोटिस पढ़ते हैं तो कानून के हिसाब से जब आप पर फैसला थोपा जाता है, रखा जाता है, तो आप पता है क्या देखते हो बेटा, ही शेल ही शेल पे द एग्रीड अमाउंट टू हर, ये उस लड़की को एग्रीड अमाउंट पे करेगा। तो ये क्या है बेटा, कानून के द्वारा ऑब्लिगेशंस, कानून के द्वारा ऑब्लिगेशंस। बात समझ में आई? वेरी गुड, अरे सर ये तो बहुत आसान हो गया। ये देखो, ये काफी है इतना, या मैं ऐसे करता हूं, देखो, द accused shall appear accused shall appear in the court on Monday। मंडे को आरोपी को कोर्ट में पेश होना है। बताओ बेटा, मंडे को, ठीक है, आरोपी को कोर्ट में पेश होना है, तो बेटा ये भी हुई हमारी। ऐसे केस में आप ही शी के साथ, दे यू के साथ, नाम के साथ आप शेल देखते हो। सर विल भी तो, विल फ्यूचर टाइम दिखाएगा बेटा, और यहां फ्यूचर टाइम ना दिखाने के चक्कर में आप उसे नोटिस लैंग्वेज आप बोल रहे हो गया ना, आप नोटिस लैंग्वेज बोल रहे हो। आप यहां ऑब्लिगेशन दिखा रहे हो, कानून के द्वारा, कानून का फैसला है ना, ये लिख दिया मैंने। आप ये करते हैं, कुछ बच्चों का पिछली शीट कॉपी करनी रह गई है, आप ये कॉपी करो बेटा, पिछली स्क्रीन दिखा देता हूं मैं, आप कॉपी कर लीजिए, करो पहले ये कॉपी। एक दो बच्चा लिख रहा है सर पिछली शीट रह गई है, तो अभी करते हैं सर उसको, आप वो कॉपी कर लीजिएगा। आप इन 3 सेंटेंसेस को लिख लीजिए, फिर मैं उसको पिछली स्क्रीन कर देता हूं, फिर आप यू वो कॉपी कर लेना, टेंशन नहीं है मेरे दोस्त। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इजी,
आ जाओ, करो बेटा। कभी आप बोलते हो 8 घंटे सो, कभी बोलते हो ना सो। जतिन बेटा तू रे, मेरे से ना होगा कुछ। अबे गधे, ना सोया होता का मतलब क्या है मेरे से? 7-8 घंटे से ज्यादा आप सो रहे हो तो गलत है, 7-8 घंटे तो सो गए। बेटा तेरी खोपड़ी नहीं है, तेरे में दिमाग ही नहीं है। कहता कभी आप बोलते हो 8 घंटे सो, कभी कभी कह रहे हो सिर्फ कम सो। अरे कम सो कब बोला मैंने बोला काश उस वक्त सोया ना होता। तो गधे उसका मतलब है कि सफिशिएंट टाइम से ज्यादा सोना। ए भगवान, कमाल है बेटा दिमाग, पता नहीं रीजनिंग कैसे करता होगा तू। ठीक है बेटा, हुआ कॉपी अब? तो ये था डन। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है चुटकू, विल और शेल हमारा खत्म हो जाएगा मॉडल। वो कॉन्सेप्ट है बेटा कि हम विल के साथ अगर आप आई लगाते, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और आगे बात करते हैं, या मुझे शेल आई लगाना चाहिए, शेल आई प्लस वर्ब, और कौन सा सही है? अब एक बात बताना, आप विलाई लगाओगे तो भाई ये नॉनसेंस हो जाएगा बेटा। कैसे देखो, जैसे मैंने बोला बताओ, विल आई गो देयर नाउ, क्या मैं अब वहां जाऊंगा? या मुझे बोलना चाहिए बेटा शैल आई गो देयर नाउ? मुझे क्या बोलना चाहिए बेटा? विल आई गो देयर नाउ, क्या मैं वहां जाऊंगा? अरे मेरे को क्या पता भाई तू जाएगा नहीं जाएगा। नॉनसेंस नहीं हो जाएगा? क्या मैं वहां जाऊंगा, अरे मेरे को क्या पता भाई तू जाएगा नहीं जाएगा। नॉनसेंस हुआ बेटा। तो आप ये नहीं बोलोगे, आप बोलोगे शैल आई गो देयर नाउ, शैल आई गो देयर नाउ, मैं अब वहां चला जाऊं, शैल आई गो देयर नाउ, है ना? शैल आई मेक समथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ बना दूं? विल आई या शैल आई, ऐसे देगा बताओ बेटा, विल या शैल आई, विल आई या शैल आई मेक समथिंग फॉर यू, या कुक समथिंग फॉर यू? कुक समथिंग फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ बना दूं? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे मेरे बच्चे शैल आई कुक समथिंग फॉर यू, क्योंकि विलाई तो नॉनसेंस हो जाएगा बेटा, आप शैल आई को प्रायोरिटी दे। ठीक है, अच्छा भैया ये भी बात है, अगर मैं आपको बोल दूं बेटा शैल आई गो देयर नाउ, और विल शैल वी गो देयर नाउ, या विल वी गो देयर नाउ? इस बात को भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखो ये भी इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है बेटा। अगर मेरे बच्चे में ये बोल रहा हूं विल वी क्वेश्चन मार्क और शैल वी क्वेश्चन मार्क, तो बेटा विल वी तो एक तरीके से क्वेश्चन हो जाता है, क्या हम इस काम को ऐसे करेंगे कि नहीं? शैल वी अपने तरीके से आप सजेस्ट भी करते हो और पोलाइट भी होता है। मतलब देखो, जैसे पेपर में आ गया क्वेश्चन डैश वी, डैश वी प्ले क्रिकेट, भाई क्रिकेट खेले क्या? शेल वी प्ले क्रिकेट। तो अगर पेपर में दिया मेरे बच्चे शेल, अगर पेपर में दिया विल, अगर पेपर में दे दिया नीड, तो नीड की तो कोई मतलब ही नहीं आया। क्या हमें क्रिकेट खेलने की जरूरत है? जरूरत के बजाय आप पेपर में दे दिया डेयर, तो बेटा आप मीनिंग क्या निकालो, चलना क्रिकेट खेलते हैं ना यार। तो कहीं ना कहीं ये लेट्स का मीनिंग देता है, लेट्स प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलते हैं ना यार। ऐसे ही तो आप बोलते हो लेट अस प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलें। शेल वी प्ले क्रिकेट, ओए क्रिकेट खेले क्या? शेल वी प्ले क्रिकेट। तो ये पोलाइट वे और सजेस्ट करते हो दूसरे को, चलना ऐसा कर लेते हैं ना। लेकिन अगर आप पापा से पूछो पापा विल वी गो देयर, पापा क्या हम वहां जाएंगे? विल वी गो फॉर द मूवी, पापा हम क्या मूवी के लिए जाएंगे? ये क्वेश्चन है। पापा शेल वी गो फॉर अ मूवी, पापा चलो ना मूवी चलते हैं। ये अगर पेपर में दोनों आ जाएंगे तो प्रायोरिटी शेल को दीजिएगा, विल को नहीं। अगर आपको लग रहा है वहां पर मेरे बच्चे कि आप सजेस्ट कर रहे हो पोलाइट, चल रहा है यार चलते हैं, ऐसा, तो विल नहीं शेल चुनेगा। दे हुआ तो भाड़ में गया, विल आ जाएगा, शेल दे क्यों आएगा? विल दे होगा, वो तो पता ही है पगले, वो तो वो आ जाएगा ना बेटा, फिर विल आएगा, फिर शेल क्यों आएगा दे के साथ?
ये ध्यान रखना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, कर लो। तो ये विल और शेल है मेरे बच्चे, ये विल और शेल है भाई जी। चलो अब तुम थोड़ा आराम कर लो। 1 बजे अभी प्रेपोजिशन क्लास नंबर 2 होगी। 1 बजे अभी प्रेपोजिशन क्लास नंबर 2 होगी। तो ये मॉडल्स है। कल हम बेटा यूज ऑफ शुड स्टार्ट करेंगे, यूज ऑफ शुड स्टार्ट करेंगे। तो मॉडल्स ऐसा टॉपिक बना दूंगा मैं आपका कि आपको रिवाइज तक नहीं करना पड़ेगा, मजा आ जाए। कल हम यूज ऑफ शुड से स्टार्ट करेंगे और अभी मिलेंगे बेटा 10 मिनट बाद प्रेपोजिशन की क्लास में। तब तक मैं भी कुछ खा लेता हूं, आप भी कुछ खा लीजिए। मेहनत करेंगे, जी जान लगा के मेहनत करेंगे। नमस्कार।